है कि भारतीय जनता पार्टी को उस यात्रा ने एक नई रूह फूंक दी थी और वहां से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो उभरनी शुरू हो गई थी। मेरे कहने का ये मतलब है, साधारण सा मतलब है कि इस तरह की पॉलिटिकल यात्राएं हमारे देश में निकलती आई है, लेकिन हर यात्रा से लाभ नहीं हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर अगर हम 2021 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक उनके मिनिस्टर्स की ओर से एक यात्रा निकाली थी जो पार्टी के और गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज को लोगों तक लेके जाते थे, लेकिन हर यात्रा सफल नहीं रही है। हर यात्रा से उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। केवल आज तक जब पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ रथ यात्रा सबसे कामयाब यात्रा मानी जाती है। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि रथ यात्रा के बाद मेरी नजर में भारत जोड़ो यात्रा इस देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल यात्रा है। यात्रा निकालने का समय और लोगों का मिजाज देख के अगर यात्रा निकाली जाए तो यात्रा सफल रहती है। ठीक 1990 में जब रथ यात्रा निकाली गई, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर के यात्रा निकाली तो लोगों के इमोशंस जुड़े थे, सेंटिमेंट्स जुड़े थे, यात्रा कामयाब हुई। इस वक्त हमारे देश में जो माहौल है, हमारे देश में जो नफरत का माहौल है, हमारे देश में बेरोजगारी है, पूरे देश में इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बीजेपी से इस वक्त रोष तो है, लेकिन उसको कैश करने वाला अभी तक कोई मैदान में नहीं उतरा था। इस तरह का कोई मोमेंटम नहीं बना था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं और खसूसन मेरी पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं बिलोंग करता हूं उसकी बात कर रहे हैं, अब यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। देश की बात तो सब लोग जानते हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो वादे जो नारे देती आई थी वो तो कुछ कर नहीं पाई। अब पूरे देश को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल किया। धारा 370 खत्म करके पूरे देश में ये कहा जाने लगा कि अब ही आज सही माने में जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जम्मू कश्मीर के जो भी राजनेता हैं उनको कैद खानों में बंद कर दिया गया, उन्हें बगैर किसी एफआईआर, बगैर किसी जुर्म के सलाखों के पीछे रखा गया और सालों साल तक रखा गया ताकि देश के लोगों के सामने ये कहा जाए कि ये गद्दार थे और देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में तो लोग वैसे ही बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी जमात ले लें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लें, पीडीपी ले लें, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज चाहे नई है या पुरानी है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज दे आर अगेंस्ट द बीजेपी। सो डेफिनेटली जब जैसे भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी पार्टीज और कुछ पार्टीज और रीजनल पार्टी जिनको हम बीजेपी की ABC टीम कहते हैं, जो बीजेपी की क्रिएशन है, उनको छोड़ करके सभी पार्टीज ने इस यात्रा का वेलकम किया है। आपने देखा कि जब यात्रा जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में एंटर करती है तो फारूक अब्दुल्ला साहब जाकर के जो है उससे वेलकम करते हैं। तो मतलब साफ है कि चाहे पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम इस यात्रा का स्वागत करते हैं और इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हमारे ऊपर ही पार्टी की तरफ से जारी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखकर इन्विटेशन दिया है कि आप लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने भी इस जो इन्विटेशन था उसको स्वीकार किया और पार्टी ने डिसीजन लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा पीडीपी बनेगी और पीडीपी बनने जा रही है। हम सब लोग कल जम्मू में, चूंकि आज तो यात्रा सस्पेंड रही, आज यात्रा नहीं हुई, कल जम्मू में यात्रा चलेगी, जम्मू शहर से चलेगी और जम्मू के एक बहुत बड़े चौक में भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके बहुत सारे लोग और पीडीपी भी कल हम लोग सब यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा को सफल बनाएंगे। वो इसलिए सफल बनाएंगे, देखिए हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम ये नहीं कहते कि हमने कोई कांग्रेस के साथ कोई अलायंस किया या उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस मिशन और जिस पर्पज से निकाली जा रही है देश को जोड़ने के लिए, वो इस वक्त दैट इज नीड आधार, क्योंकि हमने देखा कि नफरत की सियासत ने पूरे देश को बांट करके रखा है। जम्मू कश्मीर को तो बांटा ही बांटा था। इसलिए अगर कोई भी ऐसा मुंह देश में हो जो देश को जोड़ने की बात करे, जो हिंदू मुसलमानों को, हर जाति के वर्ग के लोगों को जोड़ने की बात करे, पीडीपी उसके साथ है। पीडीपी एक सेकुलर जमात है और इसी सेकुलर एजेंडे के साथ कोई भी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा हम उसका समर्थन करेंगे और पीडीपी इसको बड़े अच्छे मन से देख रही है, अच्छी निगाह से देख रही है और भारत जोड़ो यात्रा को पीडीपी पूरा पूरा समर्थन देगी।
नासिर भाई, आप खुद जो है यूथ कांग्रेस के एक लीडर रह चुके हैं वहां पे पहले। आप खुद एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, ये दर्शकों को ये भी बता दें। और अब आप पीडीपी की एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अब जैसे ये बात, अब ये इसका नारा ये है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाली बात है। ये बताएं, क्योंकि आपको जल्दी निकलना भी है, तो थोड़ा आपसे पहले ज्यादा बात कर लेंगे, फिर हमारे दो मेहमानों से बात करेंगे, क्योंकि आपके पास थोड़ा समय कम है। तो ये बताइए कि अब जो नफरत वाली बात है, ये आए दिन हम सुनते रहते हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है और चीजें जो हैं वो ठीक नहीं है और बहुत सारी चीजों को दबाया जा रहा है। आप वहां की अगर वास्तविकता अपने लफ्जों में बयां करें कि वहां एक्चुअली जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद, उसको हटाए जाने के बाद या उससे पहले की स्थिति में क्या फर्क है, और अगर नफरत का अगर माहौल बढ़ा है तो वो किस कदर है, ये जरा बताएं। देखिए, 370 से पहले और 370 के बाद के जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ये जम्मू कश्मीर के ही नागरिक जानते हैं। देश भर में इसका एक अलग परसेप्शन दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 370 से पहले जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को ऐसा लगता था कि ये मेरी रियासत है, मेरी स्टेट है, मैं इसका बाशिंदा हूं और मुझे यहाँ खुसूसी कुछ हकूक दिए गए हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मेरे पास है। और अपने आप को समझता है कि जब 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हम लोगों ने उस वक्त हिंदुस्तान का हाथ थामा, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को चुना। हमने महात्मा गांधी के देश को चुना। हमने नथुराम गोडसे के देश को स्वीकार नहीं किया था, न तब किया था, न आज करेंगे। और 370 क्या था? 370 तो सिर्फ ये था कि जम्मू कश्मीर ने जो पाकिस्तान की थ्योरी को रिजेक्ट करके, हालांकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, बट ये वाहिद ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जिसने टू नेशन थ्योरी जिन्ना की रिजेक्ट की और हिंदुस्तान के साथ इलाहाक किया। और ये हमें एक गारंटी दी गई थी। 370 हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया था, 370 हमें चाइना ने नहीं दिया था, 370 हमें अपने देश ने, हिंदुस्तान ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन बनाया, इसको एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया। अदरवाइज वो भी जानते थे कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है। अब देखना यह है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, ये कह रहे थे कि पहले टारगेट किलिंग्स होती हैं, अब 370 के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। आपने देखा कि 370 हटने के बाद ही सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग्स हुई और पॉलिटिकल लोगों की किलिंग्स हुई। देखिए, अगर आप आंकड़े खोल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स पोस्ट 370 या प्री 370 पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, इनके पॉलिटिकल वर्कर्स मारे गए। लेकिन जब 370 की एब्रोगेशन हुई, इन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडरों को नजरबंद करके 370 एब्रोगेट किया। मैं आपको बता दूं, मैं 1.5 महीने, इस 370 जब एब्रोगेट हुआ, मैं 1.5 महीने जो है वो हिरासत में रहा। आई वॉज कन्फाइंड फॉर 1.5 मंथ। और उससे बड़ी दुखद बात मैं आपको बता दूं कि जैसे 370 की एब्रोगेशन होने के बाद 1.5 महीना मुझे हिरासत में रखने के बाद रिलीज किया गया, आफ्टर 7 days फ्रॉम ए रिलीज, 7 दिन के बाद मेरे घर में आतंकी हमला होता है, मेरे पूरे परिवार को बंधक बनाया जाता है। माय होल फैमिली वाज केप्ट होस्टेज फॉर होल नाइट। द वेपन ऑफ माय सिक्योरिटी गार्ड्स वर स्नैच्ड। और देखना यह है कि ये हमें कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हो जी, आप गद्दार लोग हैं। और उस इनके ये कहने की हफ्ते के बाद मेरे पर आतंकी हमला होता है। तो ये जो 370 हटने के बाद के हालात जम्मू कश्मीर के बहुत ही बुरे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ये खुद मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो मायूस है, वो बेरोजगार है। जम्मू कश्मीर में यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री, उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है 370 हटने के बाद। अब 370 को मैं हमेशा एक बड़े भूकंप के तौर पर कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा भूकंप आया। हम मानते हैं कि भूकंप के बाद हमेशा छोटे मोटे झटके आते हैं, जिनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। हद तो यह है कि आप 370 को हटे हुए 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन भूकंप अभी भी आ रहे हैं। कभी ये डोमिसाइल, कभी इनका, अब देखिए तरह तरह के ये लोग कानून लेकर के आ रहे हैं। अब जो रिसेंट जम्मू कश्मीर में पैनिक क्रिएट किया गया है, वो है यहाँ के जो लोग जिन जमीनों पर यहाँ लोग काम कर रहे थे, चाहे खेती बाड़ी कर रहे थे, चाहे छोटे अपने घर बनाए थे, एक ऑर्डर निकाला है सरकार ने। उनने कहा इन सब लोगों को जो है इन जमीनों से बेदखल कर दो, एक इविक्शन ऑर्डर पास किया। तो इस तरह के भूकंप आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कोई भी ठीक हालात इस वक्त नहीं है। तो शेख साहब, इस थोड़ा टॉपिक से अलग है, लेकिन जब जिक्र किया तो मुझे पूछने का मन हो रहा है कि जो
देखिए, बीजेपी के अपने खुद के एजेंडे जितने भी एजेंडे थे उसमें 3-4 बड़े प्रमुख थे। एक राम मंदिर वाला था, दूसरा जब भी सत्ता में आएंगे तो हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, ये भी एक उसके प्रमुख एजेंडे में से एक था। तो मुझे ताज्जुब तब भी हुआ था, आज भी है, अगर इसका आप समाधान करते कि फिर आप जब जानते थे कि ये पार्टी के जो मुख्य उनके जो एजेंडाज है उनमें से हमने एक ये अलायंस है, क्यों किया? आप ये सवाल पूछना तो चाहेंगे, आपने हमने अलायंस अलायंस क्यों क्यों किया? किया? जी, क्यों किया? देखिए, ये बिल्कुल आसान सी बात है और इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है, सरकार जो है वो लोग बनाते हैं। मेरा ये मानना है, लोग जिसको चुनेंगे वो सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में दो बड़े प्रोविंस थे, तीन थे रादर, लेकिन दो बड़े प्रोविंसेस थे, जम्मू और कश्मीर। जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, जम्मू प्रांत से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर के आए और कश्मीर से पीडीपी के लोग चुनकर के आए। जब सरकार बनाने की बात थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त जिंदा थे, हयात थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कि अगर हम कश्मीर की किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो वो सरकार सिर्फ कश्मीर की सरकार रहेगी। जम्मू के लोगों ने अपना मैंडेट बीजेपी को दिया है, लिहाजा बीजेपी के साथ सरकार बनाने का यह मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट को ऑनर करना। अब सवाल ये रहा कि आप जो कहते हैं कि हमें पहले से मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है, उसके बाद भी सरकार क्यों बनाई? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने से ज्यादा टाइम सरकार बनने में लिया गया। वो इसलिए लिया गया क्योंकि एक एजेंडा ऑफ अलायंस फ्रेम हुआ। यहां बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं चला, यहां बीजेपी का एजेंडा नहीं चला, एक एजेंडा ऑफ अलायंस दोनों पार्टीज के बीच में बनाया गया। और उस एजेंडा ऑफ अलायंस को अगर आप खोल करके देखें, एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे पहली बात यह थी कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये लिखित रूप में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के लोग जो थे, चाहे वो केंद्र में बैठे लोग थे या जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन्होंने लिख करके दिया कि 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 2 कि यहाँ के जो लोग सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने, आप गूगल सर्च करिए, एजेंडा अलायंस जब पीडीपी और बीजेपी के दरमियान हुआ उसमें चीजें मेंशन है। और तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में आने के लिए रोका नहीं जाएगा। बहुत तरह के, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, यहाँ रसाना में एक छोटी बच्ची का रेप एंड मर्डर होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर्स ने उनकी सपोर्ट की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी और आपको मालूम भी होगा कि सरकार दोनों पार्टी की थी, लेकिन हमारी चीफ मिनिस्टर ने इस वक्त उन दोनों मिनिस्टरों को बाहर का रास्ता निकाला। भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई इन दोनों मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री से निकालने में। अब यहां पर एक बड़ी आसान सी बात समझने वाली यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, पीडीपी के साथ खुद को सिक्योर फील करती, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हमारे साथ अलायंस में चलता, उनका मैनिफेस्टो हमारे साथ अलायंस में काम करता, तो सरकार से क्यों चले जाते? उनको लगा कि जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उनको लगा जो हमारा एजेंडा है वो पीडीपी चलने नहीं देगी। पीडीपी ने उनके नाक में नकेल कस के रखी थी, हमने उनको कन्फाइन करके रखा था, और इसलिए वो सरकार से चले गए। और सरकार से चले जाने के बाद उन्होंने जो कुछ किया जम्मू कश्मीर के साथ वो सबके साथ आया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार नहीं बनी होती बीजेपी के साथ, तो आज जो जम्मू कश्मीर की दुर्दशा है, ये दुर्दशा 2014 में हुई होती। देखिए, उसके बाद एक अटेम्प्ट किया गया, जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया, अटेम्प्ट किया गया, सब पार्टीज ने मिलकर के कहा कि हम सरकार बनाएंगे, एक महागठबंधन तैयार हुआ। लेकिन हमारे उस वक्त राज्यपाल ने कहा मेरी फैक्स मशीन खराब होगी, तो उन्होंने असेंबली को भंग कर दिया। यानी अगर 14 में भी सरकार नहीं बनी होती बीजेपी के साथ, ये तब भी यही करते। कम से कम वो 2-3 साल चेन से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा कि इलेक्शन से पहले जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, कश्मीर में लाखों लोग उस बाढ़ की वजह से जो है वो इफेक्टेड हुए थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब सरकार बनी तो केंद्र से पैकेज लाना था, उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना था, उन लोगों को जो कंपनसेट करना था। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और अलायंस बीजेपी के साथ नहीं होता, तो शायद अभी भी जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के लोग अभी भी कंपनसेशन के लिए रोते, अभी भी रिहेबिलिटेशन के लिए रोते। विदिन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, विदिन फ्यू मंथ्स, वो सबके लाखों लोगों को कंपनसेशन मिला, रिहेबिलिटेशन हुआ। और ये इसीलिए पॉसिबल था अगर बीजेपी के साथ सरकार बनती, लेकिन बीजेपी का एजेंडा हमने चलने नहीं दिया।